नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी अगली कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम छठी कड़ी में बेहद रोचक चीज़ बात करेंगे। महात्मा बुद्ध बनने से पहले उनका नाम तो राजकुमार थे, उस समय उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। और हमने देखा पिछली कड़ियों में कि किस प्रकार वो जीवों की रक्षा करने के लिए वो भाई से लड़ गए थे और मामला न्यायालय तक गया था। और फिर वो जिस घायल पक्षी को बचाया था सिद्धार्थ ने, न्यायालय ने भी उनके पक्ष में फैसला लिया था। तो अब जो है इस कड़ी में हम देखेंगे कि वही सिद्धार्थ गौतम जो जीवों से प्रेम करते थे, वो उन्होंने पहली बार युद्ध का विरोध किया। युद्ध का जब प्रस्ताव आया उनके संघ में तो इसका उन्होंने विरोध किया और इसका क्या नतीजा हुआ वो भी हम बात करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। बुद्ध को नमस्कार करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर को नमस्कार करते हुए इस नई कड़ी की शुरुआत करते हैं। तो पिछली कड़ी में हमने देखा कि वो सांसारिक सुखों में लाने की जो चेष्टा थी प्रधानमंत्री की, तो वो सब विफल हो गई। स्त्रियों को सामने करके या खुद प्रधानमंत्री ने तर्क वितर्क किया था, वो सब बेकार हो गया। तो अब आगे हम बात कर रहे हैं कि इसके बाद में सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो गए। धीरे धीरे उम्र जो बढ़ी तो 20 वर्ष के जब हुए तो वहाँ का ये नियम था कि 20 वर्ष होने के बाद शाक्यों का संघ था, तो हर युवा को शाक्य संघ में शामिल होना पड़ता था। तो उसके बाद में शुद्धोधन ने शाक्य संघ के प्रधानमंत्री को, शाक्य संघ के जो जिम्मेवार लोग थे उनको उन्होंने कहा कि आप शाक्य संघ की मीटिंग बुलाएं। तो मीटिंग हुई और उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि सिद्धार्थ गौतम को संघ में शामिल किया जाए। और वो सब बहुत अच्छे से वो शामिल हो गए, किसी ने विरोध नहीं किया। 3 बार प्रस्ताव रखा जाता है, तीनों बार मांगा जाता है कि किसी का कोई विरोध हो तो वो विरोध करें। बहुत लोकतांत्रिक था शाक्य संघ, यहाँ पर साफ दिखता है। तो लोकतांत्रिक तरीके से सबका मत मांगा गया, किसी का कोई विरोध नहीं हुआ, उनको शामिल कर लिया गया। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद में जो शाक्य संघ के प्रमुख थे तो उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है शाक्य संघ का सदस्य होने के नाते, ये बातें बताई। ये बड़ा रोचक है और ज़रूरी है जानना। तो उन्होंने 4 बातें कही कि ये कर्तव्य है, शाक्य संघ के सदस्य को ये काम करना है, और 4 काम नहीं करना है। अगर वो नहीं करने वाला काम करेंगे तो संघ से उनको निकाल दिया जाएगा। तो पहले उन्होंने जो कर्तव्य बताया, तो कर्तव्य ये बताया कि शाक्य संघ के हितों की रक्षा करनी है आपको। तो कैसे उसके हित की रक्षा होगी, और सभा जब जब होगी शाक्य संघ की तो कोशिश करना है कि उसमें आप उपस्थित हों। तीसरा उन्होंने कहा कि बिना भय के अगर किसी शाक्य की कोई गलती हो तो आपको बिना भय के अपनी बात रखनी है, गलती बतानी है। और चौथा ये था कि अगर आप पर कोई आरोप लगता है तो आरोप से आपको क्रोधित नहीं होना है, आपको अपना प्रमाण, आरोप आप पर सही नहीं है ये साबित करने के लिए आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना है, क्रोधित नहीं होना है। ये 4 कर्तव्य बताए गए। और 4 जो नहीं करना है, अगर आपने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया, अगर आपने हत्या की, अगर आपने चोरी की, और अगर आपने गलत साक्ष्य पेश किया तो आपको संघ के सदस्य से बाहर कर दिया जाएगा, संघ की सदस्यता आप खो देंगे। तो गलत तथ्य पेश करना, ये तो आज के समाज में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप देखिए कि कितना झूठ बोला जाता है, कितना झूठ प्रचार। किसी एक नेता के खिलाफ जो है उसको कुछ गलत साबित करने के लिए पूरा अभियान और ट्रोल आर्मी काम करती है। शाक्य संघ में ऐसा नहीं था, वहाँ पर था कि अगर गलत साक्ष्य आपने दिए, गलत तर्क आपने दिए, गलत उदाहरण दिए, झूठ का सहारा लिया तो आपको संघ से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब बातें हो गई। वो अच्छा से काम करने लगे सिद्धार्थ गौतम, और सिद्धार्थ गौतम के काम से वो बहुत उनकी लोकप्रियता हो गई पूरे कपिलवस्तु में, और शाक्य संघ में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। वो संघ के काम में हमेशा सक्रिय रहते थे सिद्धार्थ गौतम, अपने निजी काम में भी और इसको भी,
दोनों को वो बराबर महत्व देते थे, तो शाक्य संघ में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। इसके बाद घटना का एक मोड़ जो है वो अब आता है 8 साल के बाद, जब सिद्धार्थ गौतम 28 साल के हुए, तो एक ऐसी घटना हुई जो आगे चल के उनके जीवन में पूरी तरह से बदलाव का कारण बन गया। हुआ ये कि जो शाक्य थे उनका पड़ोसी राज्य कोली था, कोलियों का प्रदेश था, और बीच में एक नदी थी, रोहिणी नदी। तो रोहिणी नदी के जल से ही दोनों प्रदेश के किसान जो है वो सिंचाई करते थे, और हर साल सिंचाई पहले कौन करे, कौन कितना जल का इस्तेमाल करे, इसको लेके कुछ ना कुछ विवाद हो जाता था। कभी कभी जो है मारपीट भी हो जाती थी। उस साल जब ये 8 साल के बाद संघ में शामिल होने के, जब ये 28 साल के हुए, तो दोनों पक्षों में बहुत जोरदार लड़ाई हो गई और दोनों तरफ के जो नौकर थे वो बड़ी संख्या में घायल हो गए। अब मामला शाक्य संघ के पास पहुंचा, तो शाक्य संघ के सेनापति ने एक मीटिंग बुलाई संघ की, और उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमको जो है वो युद्ध लड़ना पड़ेगा, युद्ध के सिवा कोई उपाय नहीं है। अब युद्ध लड़के इसको एकदम अंतिम तौर पर जय या क्षय जैसे बोलते हैं ना, कि एकदम फैसला कर देना है, बिना युद्ध का कुछ नहीं होगा। तो इस प्रस्ताव में सब लोगों ने पूरा हुआ कि नहीं नहीं ठीक है एकदम युद्ध हो जाए। तो लेकिन सिद्धार्थ वहाँ खड़े हुए और सिद्धार्थ ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं करता है। यहाँ उन्होंने युद्ध का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोली जो हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे संबंधी हैं, सैकड़ों साल से हमारा उनका संबंध रहा है, तो हम आपस में ही लड़ें ये ठीक नहीं है। और तो इस पर तो सेनापति बिगड़ गए। तो सेनापति ने फिर अपना तर्क दिया कि क्षत्रिय होने का क्या मतलब है, क्षत्रिय का धर्म क्या है। क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, जैसे ब्राह्मण का धर्म है, शूद्रों का धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। तो उसी तरह से क्षत्रिय का धर्म है युद्ध लड़ना। वो ये नहीं देखता है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, भाई से भी लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए, यही धर्म कहता है, क्षत्रिय धर्म कहता है। इसके बाद फिर सिद्धार्थ फिर खड़े हुए। सिद्धार्थ ने कहा कि जहाँ तक मैंने धर्म को समझा है, धर्म जो है वो ये कहता है कि अगर वैर मिटाना हो, दुश्मनी मिटाना हो, तो वैर को वैर से नहीं मिटाया जा सकता है, दुश्मनी को दुश्मनी से ख़त्म नहीं की जा सकती है, वैर को मोहब्बत से ही ख़त्म किया जा सकता है, प्रेम से ही ख़त्म किया जा सकता है। ये बात उन्होंने कही। ये बात शायद पहली बार कही या पता नहीं उसके पहले भी किसी ने कही हो, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने ये बात कही और इस बात की अनुगूंज आज तक सुनाई पड़ती है। आज भी राजनीति में अगर आप गौर करेंगे तो एक नेता हैं जो ये बात बोलते हैं कि आपको जितनी मुझे गाली देनी है, जितना नफरत करना है आप करिए, हम इसका जवाब मोहब्बत से देंगे। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि वैर का जवाब वैर नहीं हो सकता है, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने एक पॉइंट और रखा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कि हमारी स्वतंत्रता, शाक्यों की स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है और जो कौशल नरेश हैं वो उनका दबदबा हम पर बढ़ रहा है, हमारी स्वायत्तता कम, हमारी स्वतंत्रता कम हो रही है, एक तरह से हम जागीरदार हो गए हैं। तो अगर हम युद्ध लड़ेंगे कोलियों के साथ तो कौशल नरेश को और मौका मिल जाएगा और वो हमारी स्वतंत्रता को और भी कम कर देंगे। ये सारे तर्क रखे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इनका तर्क अमान्य हो गया। ये प्रस्ताव पारित हो गया कि युद्ध होगा और इनके साथ भी कुछ लोग थे सिद्धार्थ गौतम का समर्थन करने वाले, लेकिन वो कम पड़ गए, अल्पसंख्यक हो गए। दूसरे दिन सेनापति ने एक फिर मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो भी 20 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक के शाक्य हैं उनको युद्ध में शामिल होना होगा, उनको सेना में शामिल होना होगा, उनको युद्ध लड़ना होगा। ये फिर एक प्रस्ताव आ गया और इस प्रस्ताव का विरोध जो है, जो लोग कल युद्ध का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने युद्ध का समर्थन किया था, उन्होंने तो तुरंत कर दिया कि हाँ सबको सेना में शामिल होना चाहिए, जो भी युवा हैं 50 वर्ष तक के सबको शामिल होना चाहिए। लेकिन जो अल्पसंख्यक थे, जो युद्ध का विरोध कर रहे थे, वो चुप हो गए।
अब हालांकि शाक्य संघ का ये कर्तव्य बताया गया था कि जो अगर किसी की गलती हो, कोई कमी आप देखें तो वहाँ बिना भय के बोलें, लेकिन दूसरे शाक्य जो है वो ये नहीं बोले। अकेले सिद्धार्थ गौतम खड़े हुए और उन्होंने इस प्रस्ताव का भी विरोध किया कि हर युवा को सेना में जबरन शामिल ही होना पड़ेगा। यह शर्त जो रख दी गई, इसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि इसका मैं विरोध करता हूँ और मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। इसके बाद तो सेनापति आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि ये इसका प्रस्ताव का जो है, अगर आपने विरोध किया और ये प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या परिणाम होगा आपको पता है। तो सिद्धार्थ गौतम शांत रहे। उन्होंने कहा कि जो भी होगा वो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हर युवा को सेना में भर्ती होने के आदेश का, ऐसा कई तानाशाही वाले देश आज भी करते हैं जहाँ पर वो फरमान होता है कि हर युवा को वो युद्ध में शामिल होना ही पड़ेगा। विश्व युद्ध के दौरान ऐसा हो चुका है। तो वो इस प्रस्ताव का कि हर लोग को सेना में भर्ती होना होगा, इसका विरोध किया सिद्धार्थ गौतम ने। युद्ध का विरोध किया पहले, फिर सेना में जबरन भर्ती का विरोध किया। इसके बाद तो सेनापति आग बबूला हो गया और यहाँ के बाद क्या हुआ वो सिद्धार्थ गौतम के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। इसके बाद जो घटना हुई वहाँ से एकदम मतलब कहानी बदल जाती है, सिद्धार्थ का जीवन बदल जाता है। वो ऐसी कौन सी घटना है और वो अब तक जो हमने सुनी है बातें सिद्धार्थ के गृह त्याग की, आम्बेडकर ने सिद्धार्थ के गृह त्याग का नया कारण यहाँ बताया है। हम अब तक जानते रहे हैं कि एक बीमार को देखा गौतम ने, एक वृद्ध को देखा, एक शव को देखा, शव यात्रा को देखी। इसके बाद उनका संसार से मोहभंग हो गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। आम्बेडकर ने एक इस कारण का कहीं जिक्र नहीं किया है, उन्होंने एक दूसरी वजह बताई है जो ज़्यादा लॉजिकल लगता है। हम कल उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। बुद्ध को नमस्कार, आम्बेडकर को नमस्कार। जय हिंद।